अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। वो पैदल चलते चलते थक सा गया था। पाँव पत्थर जैसे शल से होने लगे थे, मगर वो पैरों को जबरदस्ती धकेलते ही जा रहा था। थकन के बाइस एक जगह खड़े होकर वो हाँफने लगा और सामने निगाह दौड़ाई तो इर्द गिर्द तक फैला हुआ जंगल, जिसमें उगे हुए देव कामत दरख्त आसमान से बातें कर रहे थे, उसे नजर आया। अब तो दिन ढल कर शाम में तब्दील हो चुका था। नोकीले कांटों की वजह से उसके पांव इतने जख्मी हो गए थे कि उसने कई बार मिट्टी से बहते हुए खून को साफ किया, मगर वो जंगल था या शैतान की आंच जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होलनाक सुनसान किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश जंगल था, और रही सही कसर आसमान पर स्याह काले बादलों के गरजने की आवाजों ने पूरी कर दी थी। बादलों की जोरदार गरज और चमकती आसमानी बिजली जंगल के माहौल को और खौफनाक बना रही थी। बारिश होने के करीब थी और उसके चेहरे पर दर्द और अजियत के तासुरात और आंखों में आंसू अचानक ही उमड़ आए। नूरा, कहाँ है तू? कहाँ गुम हो गई है तू? देख, तेरा बाला तेरे लिए कितना परेशान है। इस जंगल में तुझे ढूंढते ढूंढते देख तेरे बाले की क्या हालत हो गई है। नूरा, घर में बच्चे तेरी राह देख रहे हैं। तू ना मिली तो तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे और ना मैं जी सकूंगा। पता नहीं तू जिंदा भी है या नहीं। कहीं इस होलनाक जंगल ने तुझे निगल ही ना लिया हो। अचानक ही इस सोच ने उसके दिल को उथल पुथल करके रख दिया। नहीं, मुझे यकीन है वो जिंदा है। मुझे हिम्मत करना होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा और मैं उसको जल्द ढूंढ लूंगा। इकबाल उर्फ बाला जंगल के पार मगरिब की तरफ बसे एक छोटे से गांव जलालाबाद का रिहायशी था। घर में प्यार करने वाली बीवी थी, दो छोटे मासूम बच्चे थे। गांव में चंद एकड़ की ज़रई जमीन थी, जिसको मेहनत से काश्त करके हर मौसम में अच्छी फसल लेता था। जिंदगी बगैर किसी फिक्र के बड़ी आराम से गुजर रही थी कि अचानक उसकी हस्ती बस्ती जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उसके घर का सारा अमन और सुकून अपने साथ ही ले उड़ा। उसका बड़ा लड़का, जो अभी स्कूल जाने की उम्र का ही हुआ था, अचानक बीमार हो गया। गांव के हकीम से उसको दिखाकर 2 वक्त की दवाई खिलाई, लेकिन मुसीबत थी जो टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी दवाई से जरा बराबर अफाका ना हुआ। बुखार था जो तेज होकर सर पर चढ़ गया था कि अच्छा खासा बोलता चालता उसका लड़का कैसे चरपाई ही पकड़ ली थी। बाला हकीम के पास फिर भागा। देख बाले, मुझे ये मामूली बुखार नहीं लगता, वरना मेरी दी हुई एक खुराक से ही बुखार दूर भाग जाता है। मसला कोई और ही है। तू ऐसा कर, इसको शहर वड्डे अस्पताल ले जा। वड्डे अस्पताल? हाँ, वक्त जाया न कर, तेरे लड़के की हालत ठीक नहीं है। हकीम के कहने पर बाला उसी रोज उसे बैलगाड़ी पर लाद कर अपने लड़के को शहर के अस्पताल ले गया और वहां जाकर उसे अस्पताल दाखिल करवा दिया। चेकअप के बाद पता चला कि बच्चे को तो टाइफाइड बुखार है, जो मजीद बिगड़ गया है, जान जाने तक का खतरा है। लड़के को अस्पताल में दाखिल कराते ही इलाज शुरू हो गया। अस्पताल तो सरकारी था, लेकिन दिन ब दिन महंगाई की वजह से दवाइयाँ, इलाज के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। उसके पास जो बची कुची पूंजी थी वो भी इलाज की नजर हो गई। मजबूरन उसको गांव के जमींदार के आगे हाथ फैलाने पड़े। उससे कुछ रकम उधार लेकर वो दोबारा शहर रवाना हो गया, लेकिन वो रकम भी कम थी। मजीद पैसों की जरूरत आ पड़ी तो दोबारा जमींदार के दर पर गया। इस तरह वो पूरे 60,000 का मकरूज हो गया। उसको बस ये फिक्र थी कि मेरा बच्चा किसी तरह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नूरा भी हर रोज दुआएं करती थी। उसकी दुआओं का असर था कि अस्पताल में अच्छे इलाज की बदौलत चंद हफ्तों में ही वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। दोनों ही मियाँ बीवी बहुत खुश हुए, अपने बच्चे को अस्पताल से घर वापस ले आए। कुछ दिन गुजरने के बाद जमींदार अपने पैसों का तकाजा करने लगा। बाले के पास तो देने के लिए फूटी कौड़ी तक न थी, मगर जमींदार बजिद रहा कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी रकम लौटा दे, वरना वो जबरदस्ती उसकी जमीन और उसकी फसल पर कब्जा कर लेगा। आखिरकार उसने अपनी बीवी के कहने पर बैलों की जोड़ी को सस्ते दामों में बेच दिया और जमींदार के सारे पैसे चुका दिए। ये आजमाइश तो टल गई, लेकिन अगली मुसीबत तैयार खड़ी थी। परेशानी ने उसके घर का रास्ता ही पकड़ लिया था। घर में पहले अनाज खत्म हो चुका था, फिर बैलों की जोड़ी बेचने के बाद जमीन पर काश्त करने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। फिर फसल काश्त करने के लिए थोड़े बहुत पैसों की जरूरत तो थी ही, वो तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका था। इस तरह जमीन खाली पड़ी रही और 2 वक्त की रोटी भी उसको मुश्किल हो गई। उस दिन वो दिन चढ़े उठा तो घर में नूरा को न पाया। नलके पर हाथ मुंह धोकर अब तो पहले तेरी माँ नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? अब्बा, माँ तो खाला को मिलने दूसरे गांव गई हुई है, सुबह होते ही निकल गई थी, कहती थी तेरी खाला से कुछ पैसे लेने हैं,
घंटे 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। जंगल के रास्ते से जाने का बोल गई है। अब्बा, वो रास्ता तो बहुत खराब है ना? दूसरे गांव? बाला एकदम परेशान सा होकर चरपाई पर जा बैठा। बात ही परेशानी की थी। वो जंगल आसेब ज़दा था, ये सभी गांव के अफराद जानते थे। कोई बंदा उस जंगल में जाता तो शाज़ो नादिर ही वापस आता। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। किसी को भी गुमशुदा अफराद के बारे में कोई खबर अब तक न मिली थी कि बंदे आखिरकार अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। पुलिस भी इस सिलसिले में बुरी तरह नाकाम रही थी। गांव के बूढ़ों के मुताबिक जंगल में आसेब प्रीत है, मगर बदकिस्मती के दूसरे गांव में जाने का शॉर्टकट रास्ता जंगल में से ही होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता बहुत लंबा था और वो बगैर सवारी के अबूर करना मुमकिन न था। और उस रास्ते में नहर भी आती थी। पे दर पे इंसानों के गायब होने पर गांव के लोगों ने उस रास्ते को अपना लिया था, मगर नहर में बाढ़ आने की वजह से यह रास्ता 2 हफ्तों से बंद था। नूरा के जंगल में जाने का सुनकर बाला हवास बाख्ता हो गया। वो नूरा के सही सलामत आने की दुआएं मांगता। दोपहर तक उसके आने का इंतजार करता रहा, मगर नूरा वापस ना आई। बाले के तो हाथ पांव फूल गए। बच्चों को उसने रात की बची कुची रोटी खिलाई। घर में आटा नहीं था, खुद उसने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पास पड़ोस में छोड़कर खुद नूरा को ढूंढने निकल खड़ा हुआ, मगर दोपहर से शाम और अब रात हो चली थी। जंगल में नूरा का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। उसने पहले ही पता करवा लिया था कि नूरा अपनी बहन के गांव नहीं पहुंच पाई थी। बारिश ने अचानक ही जोर पकड़ लिया था। घने दरख्त के नीचे खड़े होने के बावजूद भी उसका बदन भीगने लगा। उसे लगा कि वो मजीद यहाँ खड़ा रहा तो उस सर्दी में इस तरह बारिश में भीगकर लाजमन बीमार हो जाएगा। अचानक गरजते बादलों और बरसती बारिश के साथ आसमानी बिजली इतनी जोर से चमकी कि जंगल में हर तरफ रोशनी सी बिखर गई। वो लम्हा था जब बाले ने मशरिक की सिमत दरख्तों के घने झुंड के पार कुछ मुसाफत पर पुरानी किलानुमा इमारत देखी, जिसको देखकर बाले को राहत का एहसास हुआ। उस तूफान से बचने का एक यही रास्ता था कि वो किसी तरह इस खंडर नुमा इमारत तक जा पहुंचे। वो वक्त जाया किए बगैर घने दरख्तों से होता हुआ वहां जा पहुंचा। इमारत बहुत ही खस्ता सी थी। उसका दरवाजा लकड़ी का था। वो टूटा फूटा दीमक ज़दा दरवाजा जिसमें मकड़ी ने जगह जगह जाले से बुन रखे थे। बाले ने अंधेरे में दरवाजा टटोला। वो अंदर से बंद था। वो बाहर ही खड़ा रहा, मगर सर्दी थी जो मुसलसल बढ़ रही थी। उसके जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई थी। वो ये सोच में डूबा हुआ था कि दरवाजा किस तरह खोला जाए। दफातन उस पुराने किले के अंदर आग का अलाव सा रोशन हुआ, जिसकी रोशनी उस लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे से बाहर आने लगी। इस सुनसान जंगल में जहाँ किसी जी रूह का नामो निशान नहीं, फिर ये अंदर अचानक आग जल गई। बाले की रूह तक लरस के रह गई। उसे गांव वालों की बातें याद आने लगी। जंगल में भूत प्रेत आसेब की मौजूदगी जो जंगल में दाखिल हुए किसी भी इंसान को मार डालते थे, कि इंसानों की हड्डियां तक नहीं मिलती थीं। बाले को लगा आज वो नहीं बचेगा। अचानक उसको अंदर किसी के चलने की आवाज आई। किसी इंसान के कदमों की आहट और जलती आग के साथ ही किसी के खांसने की आवाज ने उसे ये भी बावर करा दिया कि अंदर इमारत में कोई ना कोई तो है। आसेब भूत प्रीत नहीं, बल्कि कोई इंसान जो बुरी तरह खांस रहा था। लेकिन कौन? शायद कोई मुसाफिर हो जो इस तरह तूफान से बचने के लिए उस इमारत की तरफ आ गया हो और सर्दी की वजह से आग जलाई हो। अचानक ही उसके जहन में ये सोच आते ही सारा खौफ रफू चक्कर हो गया। फिर बाले को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और थोड़ी सी कोशिश से ही दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। उसको सामने ही आग का अलाव जलता नजर आया, साथ ही अलाव के कोई इंसान। बाले को पहले ही नजर में लगा कि वो कोई उसके अंदाजे के मुताबिक मुसाफिर ही है, पर उसके हाथ में कोई शय थी जिसको वो आग पर सेंक रहा था। आगे बढ़ के बाले के कदम अचानक रुक गए। बाले को ये जानने में जरा देर नहीं लगी कि उसकी नजरों के सामने ही उस इंसान ने खोपड़ी को जमीन पर रखा है और उसमें हाथ डालकर चपड़ चपड़ करके कोई शय खाने लगा है। खौफ से उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बदरू है या इंसान के रूप में दरिंदा सिर्फ जानवर, जो उसकी मौजूदगी से बेखबर इंसानी खोपड़ी का मगज खाने में मसरूफ था। कुछ देर के बाद वो क्रिया इंसान आग के करीब ही लेट गया और थोड़ी देर बाद डरावने खराटे लेने लगा। ये सारा मंजर बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक लम्हे के लिए बाले को ख्याल आया कि फौरन ही उसे वहां से भाग जाना चाहिए, मगर दिमाग इस बात की नफी कर रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से किसी बुज़दिल की तरह डर के नहीं भागेगा, बल्कि यहाँ रहकर सारी हकीकत को जांचने की कोशिश करेगा। आखिर ये माजरा क्या है, ये कौन है और आखिर इस तरह का कभी फेल करने का इसका मकसद क्या है। वो एहतियात से कदम उठाता हुआ आगे गया।
उस वहशी दरिंदे इंसान के करीब आ गया, उसके चेहरे पर निगाह डाली। वो कोई इंसान ही था, मगर इंसान कहलाने के लायक नहीं था। एक लम्हे के लिए बाला भी डर गया। इंतहाई बदसूरत, काली स्याह सूरत, सर और दाढ़ी के लंबे और खून और मिट्टी से अटे गुंदे बाल, उसके कपड़े भी इंतहाई गंदे, मैले कुचैले, खून से भरे हुए। उसके वजूद से गोश्त और खून की मिली जुली बदबू के भभके उठ रहे थे। बिना डरे बाले ने गुस्से से एक जोरदार लात उसके सीने पर दे मारी। कौन कौन है तू? वो आदमी जोरदार चीख के साथ बड़बड़ाकर उठ बैठा। बाले ने साफ महसूस किया कि उसके लहजे में खौफ है। शायद वो अपने सामने किसी दूसरे इंसान को देखकर खौफजदा हो गया है। तू तू कौन है? आज तक तो इस खंडर में कोई जिंदा इंसान नहीं आया, तू यहाँ कैसे आ गया? पहले तू बता गलीज इंसान, ये सब क्या है? मैंने तुझको कोई मुसाफिर जाना और तुझसे मिलने इस इमारत के अंदर चला आया, मगर तू? बाले ने एक और जोरदार लात उसको दे मारी। बाले को तो वहशत और नफरत हो रही थी। उसके सामने अभी भी अधखाई इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। मैंने अभी तुझे देखा है, इंसानी खोपड़ी को खाते हुए। तूने ऐसा क्यों किया? कौन है तू? जल्दी बोल, नहीं तो ये डंडा मार मार कर मैं तेरी जान ले लूंगा। बाले को सामने एक बड़ा सारा डंडा नजर आया जो उसने पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझ पर रहम कर, बस अपनी जुबान खोल, वरना ये डंडा तेरा मुकरू जिस्म खोल देगा। बाले ने हवा में दोबारा डंडा लहराया तो उसकी जुबान खुद ब खुद चलने लगी। मुझे शुरू से ही इंसानी खून में कशिश महसूस होती थी, एक अजीब किस्म का एहसास जो इंसानी खून को देखते ही मेरे जिस्म में सरायत करने लगा। मैं बेचैन सा हो जाता था। मैं यहाँ से मशरिक की तरफ तकरीबन 8 गांव छोड़कर आगे एक पीर वाला नामी गांव में रहता था। मेरा ताल्लुक ईसाई घराने से था। मेरा बाप सरदार बूटा मसीह गांव का जाना माना हकीम था। एक मिनट, हकीम सरदार बूटा मसीह, क्या वाकई? बाले को तो हैरत का झटका लगा, क्योंकि उस हकीम को तो दुनिया जानती थी। बड़ा असर था उसके हाथ में, ये बात बाला बखूबी जानता था। हाँ वही, बड़ी शिफा थी उसके हाथ में। बीमार को हाथ लगाते तो वो उठकर खड़ा हो जाता। मेरे बाप की शोहरत इतनी थी कि दूर दराज के गांव से लोग भी शिफा हासिल करने के लिए उसके पास आते। मामूली बुखार से लेकर कटे फटे बड़े बड़े जिस्म के घाव को अपने इलाज के जरिए मिनटों में ठीक कर देता था। मैं अक्सर देखता कि कई जख्मों से चूर मरीज उसके पास आते, जिसके बदन से बेतहाशा खून बह रहा होता, लाल गाढ़ा खून जिसे छूने को जी करता था। जुबान पर खुजली होती कि चक्कर देखो होता कैसा है, मगर अपने बाप के डर से मैं ऐसे ना कर पाता था। मेरे साथ वाले बच्चे अक्सर डर जाते थे, मगर मैं वाहिद था जिसको खून देखकर अजीब सी खुशी का एहसास होता था। जब मेरा बाप जख्मों पर दवाई लगाकर पट्टी कर देता, खून निकलना बंद हो जाता, तो खून चखने और उसको छूने की हसरत ही रह जाती। मगर घर में जब किसी मेहमान के आने पर कोई मुर्गी ज़िबा होती, तो चोरी से उसके खून को चक्कर में लाजमन देखता। माँ से छुपा कर कभी कभी एक दो मुर्गी की बोटियां कच्ची चबाकर खा जाता। एक बार मेरी माँ ने ये सब देखा तो मुझे बहुत मारा, मुझे ऐसे काम से बाज रहने के लिए कहा, मगर मैं कब मानने वाला था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। भरी दोपहर का वक्त था, जब घर के पास खुले मैदान में बड़े से बेरी के दरख्त के पास दो दोस्त गुल्ली डंडा खेल रहे थे। ये मेरा रोज का ही मामूल था, मगर उस दिन मेरे साथ गैर मामूली वाकया हो गया। एक लड़का बिना कोई बात हुए मुझसे लड़ पड़ा। वो मुझे ख्वामखाही मारने लगा। मैंने गुस्से में उसके बाजू पर जोर से काट डाला, जिससे उसके बाजू से खून बहने लगा। मेरे दांतों में भी कुछ खून रह गया, जिसकी वजह से पहली बार मैंने इंसानी खून का जायका चखा। अनोखा, तिलफरेब, नमकीन जायका। वो लड़का रोता हुआ अपने घर चला गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार इंसानी खून का मैंने जायका चख लिया। बात आई गई हो गई। 2-3 दिन गुजरे कि मेरे दिल में बेचैनी शुरू हो गई। मुझे दोबारा होक उठने लगी कि इंसानी खून चखूं। एक दिन मैंने खुद ही ऐसा मौका ताड़ लिया। मैंने खुद ही झूठ मूठ की लड़ाई करके दोबारा एक दूसरे लड़के को बुरी तरह काट लिया। काफी देर उसकी कलाई को काटे रखा और कलाई से निकलते खून को चूसता रहा। मैं उसको छोड़ने वाला नहीं था, मगर दर्द से चिल्लाते हुए लड़के ने बड़ी मुश्किल से खुद को मुझसे छुड़ाया। उनमें से एक लड़के ने मेरे घर जाकर मेरी शिकायत लगा दी। दोबारा वैसी ही हरकत करने पर मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा और मेरा दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरे दिल में इंसानी खून की जो तिश्नगी प्यास थी, वो जूं की तूं बरकरार थी, मगर अपने बाप की डर की वजह से मजबूर था।
میں اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھتا تھا تو دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان کے جسموں کو کاٹوں، ان کے خون سے اپنی برسوں کی پیاس سیراب کروں۔ اس دن میں چرچ نہیں جا سکا، گرمیوں کے سخت دن تھے۔ میں گھر میں تھا، دوپہر ہونے کے قریب تھی کہ ایک عورت روتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں 8 سال کے بچے کو اٹھائے ہوئے آ کھڑی ہوئی۔ بچے کا ہاتھ گھاس کاٹنے والی درانتی سے بری طرح کٹ گیا تھا۔ عورت مسلسل روتے ہوئے اپنے بچے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچہ بے ہوش تھا اور خون اس کے ہاتھ سے بری طرح بہہ رہا تھا۔ انسانی خون کی بو سونگھ کر میری تو طبیعت اور سی ہونے لگی۔ میرا باپ گھر پہ نہیں تھا۔ وہ عورت بچے کو چارپائی پر لٹا کر میرے باپ کو باہر سے بلانے کے لیے بھاگی۔ میں چلتا ہوا بچے کے قریب آ گیا۔ عورت کے جلد آنے کا امکان نہیں تھا، بچہ بے ہوش تھا۔ بےتابی سے بنا کوئی آس پاس کا خیال کیے میں نے اس کے زخم پر منہ رکھا اور خون چوسنے لگا۔ خون منہ میں جاتے ہی بدن میں انوکھی لذت کا احساس ہوا۔ برا تو تب ہوا جب وہ عورت میرے باپ کو لیے ہوئے آ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کے لیے یہ منظر بڑا ہی جان لیوا تھا۔ میں انسان کا خون پی رہا تھا۔ عورت نے تو چیختے چلاتے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے باپ کو چند منٹ تو سکتا ہو گیا، پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی چھڑی سے میری درگت بنا دی۔ جب وہ مجھے مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے مجھے جانوروں کے بھوسے والے کمرے میں بند کر دیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ حکیم بوٹا کا اکلوتا بیٹا وحشی پاگل ہو گیا ہے، جانور بن چکا ہے۔ میں 2 دن تک بھوکا پیاسا بھوسے والے کمرے میں پڑا رہا۔ میرے باپ نے مجھے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں دی، سختی سے منع کیا ہوا تھا میری ماں کو۔ نہ جانے اور کتنے دن میرا باپ مجھے یوں ہی اس بھوسے والے کمرے میں بند رکھتا۔ آخر کار انوری کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ دوڑی دوڑی میرے گھر آ گئی۔ انوری تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے میرے باپ کو کسی طرح سے راضی کر کے بھوسے والے کمرے کی چابی لی اور کھانا ساتھ لیے میرے پاس آ گئی۔ یہ کیا حرکتیں کرنے لگا ہے تو؟ چنگا بھلا تھا، پاگل ہو گیا ہے۔ تجھے پتا ہے سارے گاؤں والے تیرے متعلق کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھی تیرے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ پتا نہیں انوری مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے خود ہی پتا نہیں چلتا، پر تیری قسم اب کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو بس ابا سے کہہ کے مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ اچھا چل کھانا کھا، مجھے پتا ہے تو 2 دن سے بھوکا ہے۔ انوری نے روٹی اور ساتھ سبزی کا بنا ہوا سالن میری طرف بڑھایا۔ میری نظر کھانے سے ہوتی ہوئی اس کے آدھے آستین والے بازو پر جا ٹکی۔ نرم گداز گوشت، خون سے بھرا اس کا بازو۔ دل میں پھر وہی عجیب سی بے چینی اور پیاس ابھرنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور سختی سے اپنے دانت اس کے بازو کے گوشت میں گاڑ دیے۔ انوری کے منہ سے چیخیں نکل پڑیں۔ درد اور خوف کے مارے وہ کانپنے لگی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چیخیں بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنے دانتوں کی سخت پکڑ سے اس کے بازو کا گوشت تک ادھیڑ دیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ میری اس درندگی پر مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ پہلے ہی مجھے دھمکی دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا باپ آتا میں تیزی سے باہر نکلا، باورچی خانے سے تیز دھار چاقو اٹھایا اور میں وہاں سے بھاگتا چلا گیا، نہ جانے کتنی دور کہ گاؤں بھی پیچھے چھوٹ گیا۔ شام سے رات ہو گئی اور میں بھاگتا رہا۔ میں کسی چیز سے ٹکرایا، اوندھے منہ گر گیا اور مجھے پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ جنگل میں سورج کی شعاعیں پھیل رہی تھیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میں تو جنگل تک پہنچ گیا ہوں۔ میں جنگل میں گھومتا رہا پر کھانے کی کوئی شے نہ ملی۔ میں نے وہیں ڈیرا ڈال لیا، جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ اس شام میں نے جنگل کی ایک کچی سڑک جو جنگل سے ہو کر گزرتی تھی، اس پر 3 عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ساتھ چھوٹا سا لڑکا بھی تھا۔ عورتیں چلتی ہوئی آپس میں باتوں میں مگن تھیں۔ وہ لڑکا سڑک پر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ بے دہانی میں اس کچی سڑک کے پاس بڑے سے پانی سے بھرے ہوئے گھڑے میں جا گرا۔ باتوں میں مشغول عورتوں کو کافی دور جا کر احساس ہوا کہ ان کے ساتھ لڑکا نہیں ہے۔ وہ واپس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑی کہ ان میں سے ایک کی نگاہ گھڑے پر جا پڑی، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی، لڑکا گندے پانی میں ڈوب کر جان دے چکا تھا۔ وہ عورتیں روتی پیٹتی واپس مڑ گئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مردوں کو بلانے گئی ہیں۔ لاش کو دیکھ کر تو مجھے بھوک کا احساس مزید ہونے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھڑے میں سے اس لڑکے کی لاش نکالی، لڑکے کی لاش اٹھائی اور تیزی سے بھاگتا ہوا گھنے جنگل کی طرف آ گیا۔ چاقو تو میرے پاس تھا ہی، میں نے اس کی گردن کاٹی۔ گردن سے خون جاری ہوا تو غٹا غٹ خون پینے لگا۔ پھر اس کا سینہ چاک کر ڈالا، دل انتڑیاں سب باہر نکالیں۔ چاقو سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پاس ہی خشک پتے اکٹھے کیے، 2 پتھروں کی مدد سے آگ جلا کر ان ٹکڑوں کو بھون کر کھایا۔ ساری بھوک پل بھر میں فنا ہو گئی۔ پھر گڑھا کھودا اور باقی کے جسم کو دفن کر دیا۔
फिर जंगल में घूमते फिरते ये किलानुमा इमारत नजर आई तो रहने का मसला भी हल हो गया। इसी तरह मुझे जंगल में आए कितने ही माह साल गुजर गए हैं। हर 5वें 7वें दिन इस तरह शिकार करता और इस तरह अजियत से मारकर उसका खून पीता, गोश्त से लुत्फ अंदोज होता। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शिकार मिलना बंद हो गया। लोग जैसे तेजी से गायब हो रहे थे, सभी गांव वालों को इस बात का अंदाजा तो होने लगा था कि जंगल में जरूर कोई मसला है। फिर गांव के लोग कतरे वहमी भी थे। मुझे मालूम हो गया कि लोग समझते हैं कि इस जंगल में कोई भूत और आसेब है। इसी वजह से गांव के सभी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके उस जंगल के रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया। मैंने देखा कि उन्होंने जंगल के पार वाला रास्ता ढूंढ लिया है जहाँ से नहर जाती है। ये मेरे लिए अब मसला था। मुझे एक माह शिकार ना मिला, बचे कुचे गोश्त और खून पर गुजारा करने लगा। फिर मैंने उसका हल सोच लिया। कई रातों की मेहनत के बाद मैंने नहर के कच्चे किनारे में बड़ा सा शगाफ डाल दिया। नहर से बाढ़ की वजह से वो तमाम रास्ता पानी से लबालब भर गया। मेरी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब हो गई थी, मगर तुम न जाने कहां से यहाँ टपक गए। ये सुनकर बाले का मुंह तो देखने के लायक था। उसको अब अंदाजा हुआ था कि नजदीक दूर सब गांव के अफराद इस दरिंदे के हाथों लुकमा अजल बन चुके हैं। बाले के अंग अंग में तो गुस्से और इंतकाम की आग जलने लगी। वो हाथ में पकड़े हुए डंडे से उस दरिंदा नुमा इंसान के जिस्म पर जोर जोर से वार करने लगा। दिल दहला देने वाली चीखें उस खंडर में गूंजने लगी। बदबख्त जानवर, तूने न जाने कितने मासूम बेकसूर लोगों को अजियत से मार कर उनको अपनी खुराक बनाता रहा है। तुझे एक लम्हा भी किसी पर तरस ना आया? मासूम बच्चों और औरतों को भी तूने नहीं छोड़ा। फिर मारते मारते एकदम उसको नूरा का ख्याल आया। मेरी नूरा, वो भी तो जंगल में आई थी, कहीं इस दरिंदे की दरिंदगी का शिकार। नूरा, मेरी नूरा कहाँ है? तूने उसे भी मार दिया। आज मेरी बीवी सुबह यहाँ से गुजर रही थी और वो गायब हो गई। वो पार गांव तक नहीं पहुँच सकी। किधर है मेरी नूरा? क्या तूने उसको मार दिया? कमीने जलील जानवर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो औरत, वो मुझे सुबह जंगल में मिली, मैं उसको उठा कर ले आया। और क्या, तूने उसे मार दिया क्या? नहीं, वो जिंदा है, उसे बांध कर रखा है, क्योंकि मेरे पास काफी खून और गोश्त पहले से ही मौजूद था, इसलिए अभी उसकी मरने की बारी नहीं आई थी। कहाँ है वो? वो सामने वाले कमरे के नीचे तहखाने में। बाला बिना कोई और बात किए भागता हुआ कमरे की तरफ गया। नीचे तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो सीढ़ियां तेजी से फैलाता हुआ नीचे गया। जगह जगह इंसानी पिंजर, खोपड़ियां, हड्डियां ढेर लगी हुई थी। खून और गोश्त की सख्त बदबू में सांस लेना तक मुहाल था। बाले को नूरा नजर आई, जिसके हाथ और मुंह को कपड़े से बांधा हुआ था। वो बेहोश पड़ी हुई थी। वो नूरा को जागने और होश में लाने की कोशिश करने लगा। नूरा ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और सामने बाले को देखकर गैर यकीनी से फूट फूट कर रो दी। बाले, तू आ गया? मुझे यहाँ से ले जा बाले। वो दरिंदा, वो जानवर मुझे मार देगा बाले। वो बड़ा जालिम है। उसने हमारे गांव के कई बंदों को मार दिया है बाले। वो आदमखोर है। तू फिक्र न कर नूरा, मैं आ गया हूँ। तुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र न कर, बस चल। बाले ने उसे सहारा देकर उठाया ही था कि नूरा एकदम चीख पड़ी। बाले, पीछे देख। उस दरिंदे इंसान के हाथ में पकड़ा डंडा था। उसने बाले के सर पर जोर से दे मारा। बाला जमीन पर गिर गया और कराहने लगा। नूरा के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जोर जोर से चीखने लगी, चिल्ला तू जितना चिल्ला। पहले तुझे अजियत से तड़पा तड़पा के मारूंगा, फिर तेरे इस शोहर को जिसने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है। ये चाकू देख रही है, इसी से तेरी गर्दन काटूंगा। नूरा अभी भी चीख रही थी। बाले, बाले उठ, हिम्मत कर। बाले ने अपनी अधकुली आंखों से देखा कि वो वहशी दरिंदा नूरा तक पहुंच चुका था। गम, गुस्से, अजियत और इंतकाम, चारों एहसासात की मिली जुली कैफियत ने उसके सारे वजूद को हिम्मत दी। वो अल्लाह का नाम लेते हुए हिम्मत करके उठा और भागता हुआ उस वहशी को जा लिया। वो दरिंदा इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि संभल पाता, बाले ने जोरदार घूंसों की उसके जबड़ों पर बौछार कर दी। उसके मुंह और नाक से खून बहने लगे। उसके सारे दांत टूट गए। उसकी गंदी शक्ल और बिगड़ गई। वो किसी ज़िबा किए हुए भैंसे की तरह डकारने लगा। बाले, मार इसे और मार। बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द हो रहा है ना? आदमखोर जानवर, उन मासूम लोगों को याद कर जिनको तूने बड़ी अजियत से मार दिया था। जानवरों की तरह ज़बह करता था तू उनको। उनके बारे में कभी सोचा था? बाले ने तो उसको मार मार कर अधमुआ कर दिया। तेरे लिए तो मौत की सजा भी कम है। बाले ने पास पड़ी रस्सी से अच्छी तरह उसको जकड़ दिया। बाला और नूरा उसको जबरदस्ती घसीटते हुए उस खंडर से बाहर निकल आए। बाहर तूफान कब का थम चुका था, रात भी ढल चुकी थी।
जंगल से होते हुए वो अपने गांव पहुंचे तो दिन की सफेदी हर सू फैल चुकी थी। गांव वालों के लिए उन दोनों की ये जख्मी हालत और साथ एक क्रिया इंसान का होना हैरत का बाइस था। बाले ने अपने साथ होने वाली तमाम रुदात उनके गोशगुजार की तो गांव के सभी लोग शशदर रह गए। अपने प्यारों के साथ ऐसे अंधोनाक हशर का सुनकर जारो कतार रोने और पीटने लगे। कई बंदों से जब्त ना हो सका तो उस दरिंदे नुमा इंसान को मारने के लिए भागे, मगर बाले ने रोक दिया। बाले ने कहा कि पुलिस ही इसको इबरतनाक सजा देगी। 2-3 बंदे पुलिस को खबर देने भागे। जल्दी से वहां पुलिस आ पहुंची। सारी सूरत हाल का पता चल जाने के बाद पुलिस ऑफिसर ने बाले को गले लगा लिया। पुलिस के लिए भी ये किसी मोजज़े से कम ना था। शाबाश बाले, तूने तो वो कर दिखाया जो किसी बहादुर मर्द को जेब देता है। तूने इसको अपनी अकल और बहादुरी से पकड़कर अपने साथ कई मासूम जानों को अजियतनाक मौत से बचा लिया है। फिर अगले ही दिन गांव वालों के इसरार पर उस दरिंदे को उसी गांव में सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। साथ ही पुलिस ऑफिसर ने बाले को बताया कि आला अफसराने बाला ने तुझे इनामो अकराम से भी नवाजा है और 2 लाख की खती रकम देने का भी ऐलान किया है। 2 लाख! बाले के साथ तो नूरा की खुशी भी दीदनी थी। उन पैसों से उनकी कितनी मुश्किलें हल हो जाती थीं। बाला तो खुशी से पागल हो रहा था। उसने उस रकम से बैलों की जोड़ी खरीदी और दोबारा अपनी जमीन को काश्त करने लगा। फिर से खुशहाल और आसूदा जिंदगी बसर करने के वो काबिल हो गया।